बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मलिक रिजवान इलाही है और मैं आप लोगों को बीएस पैरामेडिक्स के स्टूडेंट्स और बैचलर्स ऑफ विजन साइंसेस के स्टूडेंट्स को फर्स्ट सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। आप लोगों की बायोकेमिस्ट्री का जो कोर्स टाइटल है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री 1 और इसका जो कोर्स कोड है वो है PMS 101 और इसके टोटल क्रेडिट आवर्स 3+1 है। 3+1 का मतलब ये है कि आप लोग 3 लेक्चर्स और 1 प्रैक्टिकल हफ्ते में लेंगे और हर लेक्चर 1-1 घंटे पर मुश्तमिल होगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपने बायोकेमिस्ट्री के इस कोर्स कंटेंट्स को स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जो कि पहली क्लास से हमारे साथ क्लास में मौजूद नहीं थे और जो लोग मेरे साथ आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये उनकी फाउंडेशन क्लास होगी। तो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हम लोग जो चैप्टर से आगाज़ करेंगे उस चैप्टर का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट्स विद कार्बोहाइड्रेट्स। तो व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट के वर्ड से आप लोग बखूबी वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लफ्ज़ से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इसके बारे में समझ आए कि ये लफ्ज़ कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये वर्ड निकला हुआ है कार्बो और हाइड्रेट से। तो ये जो कार्बो और हाइड्रेट का जो वर्ड है असल में ये कम्बिनेशन है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर। तो जो इनिशियली इस वर्ड को जब रखा गया तो ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है एंड इसका मतलब था कार्बेन डिहाइड्रेटेड, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब है कि पानी में डूबे हुए कार्बन। तो पानी में डूबे हुए कार्बन्स। अब इस लफ्ज़ को अगर हम लोग ज़रा सा गौर से देखें तो इसका मतलब शुरू में ये था कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री को देखा गया तो उन लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर है। नंबर 1 इसमें कार्बन है, नंबर 2 इसके अंदर हाइड्रोजन है और नंबर 3 इसमें ऑक्सीजन है। और ये तीनों चीज़ें आपस में इस रेशो से हैं कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशो में है कि ये कार्बन वाटर के साथ मिला हुआ है। यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन उन्होंने देखी तो उन्होंने ये एज्यूम किया कि इसमें कार्बन का जो कंपाउंड है वो वाटर की कंपोजिशन के साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। लेकिन ये एक ओल्ड डेफिनेशन थी जो कि बाद में चेंज हो गई। तो इसको मज़ीद इस तरीके से एलेबरेट किया गया कि जब मज़ीद इसमें तहकीक हुई तो उन्होंने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में न सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, बल्कि इसमें बास टाइम पे सल्फ़र, इसमें नाइट्रोजन और इसमें दूसरे भी कुछ कंपाउंड्स, एलिमेंट्स आ सकते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट की जो कंपोजिशन है उसमें अकेला कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं, बल्कि इसके अंदर नाइट्रोजन, सल्फ़र और दूसरे कंपाउंड्स भी आ सकते हैं। तो जब इसको मज़ीद हम लोग आगे लेकर जाएंगे तो मैं आप लोगों को एक रिव्यू देना चाहता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स के लफ्ज़ से आप लोग पहले से बखूबी वाकिफ़ भी हैं। जैसे कि हमारे पास आप लोगों ने फ़ोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा होगा कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है। फ़ोटोसिंथेसिस अगर आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड्स को रिव्यू करें तो फ़ोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ज़मीन से वाटर लेते हैं और ये बनाते हैं एक प्रोडक्ट जिसका नाम होता है C6H12O6।
क्या है, C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन। तो जैसे कि आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर हमारे लिए क्या देता है, हमारे लिए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन देता है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये हम लोग प्लांट से लेते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे ज़िंदा रहने के लिए है। और इसके अलावा ये जो C6H12O6 है इसको हम लोग जर्नली ग्लूकोज बोलते हैं। असल में ये जो ग्लूकोज है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली में आता है। सिर्फ ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्लांट्स मुख्तलिफ फॉर्म्स में कार्बोहाइड्रेट्स हमें देते हैं। तो प्लांट्स आर द रिचेस्ट सोर्स फॉर द कार्बोहाइड्रेट, यानी जब हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं तो हम लोग प्लांट्स से डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग लेते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, like in the form of glucose, like in the form of fructose, like in the form of maltose और sucrose। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट की फैमिली में आते हैं, जैसे कि सेलुलोज, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स की फैमिली में आते हैं। तो अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये हम लोग स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सक्रोज, सेलुलोज ये किस फॉर्म में लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास एक चीज़ है जिसको कि आप लोग पोटैटो बोलते हैं। पोटैटो से तो आप लोग सारे वाकिफ़ होंगे कि पोटैटो क्या चीज़ है। तो पोटैटो आप लोग खाते हैं, पोटैटो के अंदर वाफिर मिकदार में स्टार्च होता है। जैसे कि आप लोग राइस लेते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी मिकदार में स्टार्च होता है। जैसे कि आप लोग वीट लेते हैं तो वीट के अंदर भी बहुत सारी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है। इसके अलावा आप लोग ग्लूकोज से भी वाकिफ़ हैं। फ्रक्टोज जो है तो ये हमारे पास हनी में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फ्रूट जूसेस के अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास माल्टोज जो है तो वो बहुत सारे माल्ट शुगर के अंदर पाया जाता है और इस तरह से गन्ने में भी पाया जाता है और डिफरेंट किस्म की चीज़ों में है। सक्रोज़ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सक्रोज़ क्या चीज़ है। सक्रोज़ असल में चीनी है जो कि आप लोग अपने घरों में शक्कर यूज़ करते हैं, इसको हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये टेबल शुगर हमारे पास सक्रोज़ के नाम से आती है, ठीक है। और इसके अलावा सेलुलोज़ है, तो सेलुलोज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों के MCQ से रिलेटेड भी है कि सेलुलोज़ इज़ द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन द वर्ल्ड। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि व्हाट इज़ सेलुलोज़। सेलुलोज़ इज़ द मोस्ट एबंडेंट, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है कि जो दुनिया में होता है। द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इज़ सेलुलोज़। क्यों सेलुलोज़ है? आपने देखा होगा कि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर सेल्स होते हैं। प्लांट सेल की एक खसूसियत है कि प्लांट सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल हमारे पास किस फॉर्म में होती है। ये सेल वॉल की जो कंपोजिशन है, सेल वॉल इसकी जो कंपोजिशन है बेसिकली ये सेलुलोज से मिलके बनी होती है। आप लोगों ने मैट्रिक में FSC में ये बात पढ़ी हुई है। सेलुलोज लंबे लंबे से धागे होते हैं जो कि इस तरह से क्रिस क्रॉस कंपोजिशन में होते हैं और ये प्लांट्स को, हर एक पौधे को एक फर्मनेस प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो शॉक से महफूज रहे। तो हर एक पौधा जिसके अंदर के सेल्स मौजूद होते हैं, हर पौधे में सेल्स हैं और हर पौधे की जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल के अंदर जो कंपोजिशन है इट इज़ मेड अबव सेलुलोज। तो अब आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमारे गिर्द दरख्त हैं, घास है, पौधे हैं। हर पौधे, हर घास, हर प्लांट के जो सेल्स हैं वो सेल वॉल उनके गिर्द है और ये सेल वॉल उसको प्रोटेक्शन देती है एंड दैट सेल वॉल इज़ मेड अबव सेलुलोज। तो अगर आप कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सो दैट इज़ सेलुलोज। तो
ये जो मैंने आप लोगों को इधर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड चीज़ बताई C6H12O6 जो कि ग्लूकोज, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज यहाँ पर C6H12O6 है। तो याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स इतनी सिंपल चीज़ नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा मज़ीद कार्बोहाइड्रेट्स को डिग करेंगे और देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा मज़ीद एलेबरेट करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 किस्म के मुख्तलिफ 3 इसकी टाइप्स हैं। एक को हम लोग मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं, दूसरे को हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं, तीसरे को हम लोग पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? मोनोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है और पॉलीसैकेराइड क्या है? असल में ये जो सैकेराइड का जो वर्ड है, ये सैकेराइड का वर्ड हमारे पास कहाँ से आया हुआ है? सैकेराइड का वर्ड आया है सैकेरॉन से। अगर मैं गलत लिख लूँ तो ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है स्वीट, यानी वन स्वीट। मोनोसैकेराइड वन, मोनो इज वन, तो वन स्वीट यानी एक स्वीट। एक स्वीट का क्या मतलब है? यानी कार्बोहाइड्रेट की जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे है कि हमारे पास मोनोसैकेराइड मीन एक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और इसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स आ जाएं तो ये हमारे पास ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है। तो जनरली हमारे पास जब 2 मोनोसैकेराइड आपस में मिले हुए हों और ये 2 मोनोसैकेराइड आपस में एक बॉन्ड के ज़रिए मिलें और फिर ये दूसरा तीसरे के साथ मिले, तीसरा चौथे के साथ मिले, चौथा पांचवें के साथ मिले, ये इनके दरमियान जो बॉन्डिंग कहलाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इन 2 की कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे, ये जब 2 हो जाएं तो इनको हम लोग बोलते हैं डाइसैकेराइड। 2 का लफ्ज़ आ गया तो ये डाइसैकेराइड हो गया। अगर ये 3 आपस में मिल जाएं तो इनको हम लोग ट्राइसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, और ये अप टू 10 तक जो है तो हम इनको जर्नल कैटेगरी में रखते हैं और हम लोग इनको जर्नली ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक होगी बात? तो यानी 1 वाले को हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, और अगर ये 10 तक हों तो 10 तक को हम लोग जर्नली ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। यानी जैसे कि आप लोग देखें तस्बीह के दाने होते हैं, तो ये तस्बीह के दानों में हमारे पास बहुत सारे दाने लगे हुए हैं और आप ये समझें कि हर एक दाना जो है तो एक मोनोसैकेराइड एक यूनिट है। तो ये जब हमारे पास 2 से लेकर 10 तक दाने लगे होंगे तो इनको हम लोग ओलिगोसैकेराइड का नाम दे देंगे। अगर ये दाने 10 से बढ़ जाएं यानी मोर देन 10 हो, अगर ये लेस देन 10 हो तो हम लोग इसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं, अगर ये मोर देन 10 हो तो हम लोग इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड का वर्ड पॉली मीन मैनी, मैनी को हम लोग जर्नली मोर देन 10 जो होंगे तो हम लोग इसको मैनी कहेंगे। तो मैनी सैकेराइड्स के अंदर जो है तो हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे जब मोनोसैकेराइड आपस में मिलकर एक लंबी सी इनफिनिट किस्म की एक लड़ी बनाते हैं तो इसको हम लोग पॉलीसैकेराइड्स के अंदर रखते हैं। ठीक हो गई बात? तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि ग्लूकोज जर्नली जो है तो कन्वेंशनली क्या चीज़ थी, उसकी कन्वेंशनल डेफिनेशन क्या थी कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू कैसे हमारे पास प्लांट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आप लोग जानते हैं जिनमें कि स्टार्च है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, क्या क्या सोर्सेज इसके मौजूद थे। और अगर हम लोग जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करें तो इसमें 3 मेजर टाइप्स इसकी क्लासिफिकेशंस में आती हैं, जिनमें मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स हैं। मोनोसैकेराइड 1 यूनिट होता है,
2 हो तो डाई हो जाएगा, 3 हो तो ट्राइसैकेराइड हो जाएगा, और अप टू 10 दिस इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड, जर्नली ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। और अगर ये मोर देन 10 हो जाए तो हम इनको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि आप लोग अपने आइडिया को थोड़ा सा इन्हांस कर लें। ठीक हो गई बात। तो हम लोग अभी कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा मज़ीद आगे लेकर जाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स असल में क्या चीज़ है। तो मैंने आप लोगों को एक टर्म बताई एंड दैट टर्म वाज क्या, मोनोसैकेराइड। हम लोग एक यूनिट से शुरू करते हैं, हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि एक मोनोसैकेराइड की जो यूनिट होती है वो असल में क्या है। तो हम लोग फोकस करेंगे मोनोसैकेराइड्स के ऊपर। तो मोनोसैकेराइड्स क्या चीज़ होती हैं? मोनोसैकेराइड का मतलब है 1 यूनिट ऑफ शुगर, 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखें, जनरली इसको इस तरह से समझा जाता है कि हमारे पास एक दीवार है। ठीक है, दीवार आप लोगों ने कभी देखी है? इसमें 1 2 3 4 5 और इस तरीके से ऊपर फिर दूसरी ईंट, इस तरह से दूसरी ईंट, और इनके ईंटों के दरमियान में जो चीज़ लगती है दैट इज़ सीमेंटिंग एजेंट, इनके अंदर सीमेंट लगी हुई होती है। तो हमारे पास ये जो ईंटें हैं ये हमारे पास एक यूनिट ऑफ वॉल हैं। तो जब हम लोग अ यूनिट ऑफ वॉल की बात करते हैं तो हमारे पास एक यूनिट ऑफ द वॉल, दूसरी, तीसरी, ये एक यूनिट कहलाती है एक ब्रिक। इससे पूरी दीवार बनती है। हम इस ब्रिक को कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड का वर्ड कह देते हैं कि मोनोसैकेराइड क्या है? एक ईंट है। अब हम देखते हैं कि ये एक ईंट कैसे बनी हुई है, इस एक ईंट की कंपोजिशन क्या है, इस एक ईंट की केमिस्ट्री क्या है। तो अब हम लोग एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट के यानी इस एक ईंट को उठा के देखेंगे कि ये ईंट कैसे बनती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसको हम लोग कार्बन बोलते हैं। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं असल में। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? दरमियान में न्यूक्लियस है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे में कितने आ गए? 4, 2 3 और 4। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे पास 4 बॉन्ड बना सकते हैं। यानी हमारे पास एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, 1 2 3 एंड 4। यानी एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हमारे पास बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है, स्केलेटन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, स्केलेटन ऑफ द मोनोसैकेराइड, वो स्केलेटन जो ढांचा हमारे पास आता है उस स्केलेटन में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होते हैं 3 कार्बन से। 3 से नीचे होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो हमारे पास एक यूनिट जो स्टार्ट होता है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। यानी एक कार्बन वाला कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। 2 कार्बन आपस में जुड़े हों ये भी नहीं हो सकता। एटलीस्ट 1 2 और 3 कार्बन होंगे तो ये एक कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, यानी एक मोनोसैकेराइड को बनने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मोनोसैकेराइड बनाने का तरीका, एक मोनोसैकेराइड किस तरीके से बनता है। तो मोनोसैकेराइड में 3 से लेके 10 तक जर्नली कार्बन्स पाए जाते हैं। यानी मैं अब कार्बन की बात कर रहा हूँ कि इसका जो स्केलेटन है, जो इसका ढांचा है, उस ढांचे में कितने कार्बन्स हो सकते हैं। तो इसमें 1 2 और 3, एटलीस्ट 3 कार्बन्स इसके अंदर मौजूद होंगे। हम लोग 3 कार्बन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि ये 3 कार्बन्स कैसे होते हैं। 3 कार्बन बेसिक स्टार्ट करते हैं। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अभी आपने देखा, मैंने आप लोगों से बात की कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है।
ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ एक बड़े खूबसूरत अंदाज में होते हैं। वो अंदाज ये है कि हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कीटोन। एल्डिहाइड असल में फंक्शनल ग्रुप होता है COOH और कीटोन होता है और इसके साथ है एक R। मैं ये समझाता हूँ आप लोगों को। और कीटोन होगा RC+O और R। ये एल्डिहाइड और कीटोन दो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कार्बोहाइड्रेट दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बनता है और ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन। तो हम लोग एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं एल्डिहाइड का। ये देखें, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। दूसरे नंबर कार्बन के साथ हम लोग लगा लेंगे हाइड्रोक्सिल और तीसरे के साथ भी लगा देंगे हाइड्रोक्सिल। ठीक है। और उसके बाद जितने हमारे पास कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जितने बॉन्ड रह जाएंगे, तो इसके साथ हम लोग लगा देंगे हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब गिने ज़रा, कार्बन के साथ कितने बॉन्ड होने चाहिए? 1 2 3 और 4। इसके 4 पूरे हो गए। 1 2 3 4, इसके भी 4 पूरे हो गए। 1 2 3 और 4, 4 पूरे हो गए ना। तो हमारे पास बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसैकेराइड के अंदर, मोनोसैकेराइड्स ये मिलके बने होते हैं या एल्डिहाइड और या फिर दूसरी जो चीज़ है उसका नाम होता है कीटोन। तो अब हम लोग देखते हैं कि कीटोन में कैसे ये बने होते हैं। 1 2 3। तो कीटोन में आप लोगों ने क्या करना है, दरमियान वाले कार्बन के साथ यानी सेकंड नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा दिया। दूसरा स्टेप जो मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है ये देखें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया और फिर बाकी जितने भी बॉन्ड बने उनके साथ हम लोग लगा देंगे क्या, हाइड्रोजन। तो अब इसके साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर नहीं लगेगा कुछ भी, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर क्या लग गया, एक एक हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास मोनोसैकेराइड आया और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप था ये था कीटोन और ये भी एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ये भी एक मोनोसैकेराइड है। अभी आप लोग परेशान ना हो, मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ समझा दूंगा। आप लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है कि हमारे पास कितने कार्बन मोनोसैकेराइड्स बना सकते हैं। हम लोग आगे मज़ीद जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे पास 3 कार्बन होते हैं ना, तो अगर 4 हों तो कैसे लगेंगे। मैं यहाँ पर ये 4 लगा देता हूँ। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर इसमें पहले कार्बन के साथ एल्डिहाइड लग गया और उसके बाद जितने भी बाकी रहते हैं उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, उनके साथ हम लोग लगाएंगे हाइड्रोक्सिल। ये देखें, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल। और फिर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इसके साथ लगा देंगे क्या, हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया एक एल्डिहाइड वाला कार्बोहाइड्रेट। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड वाला। यहाँ पर अब हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, कीटोन वाला। तो दूसरे नंबर कार्बन के साथ आपने क्या लगा देना है, एक कीटोन ग्रुप और फिर जितने भी कार्बन बचें उनके साथ क्या लगा दें, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल। और फिर जब सबके साथ हाइड्रोक्सिल लग जाए तो फिर आप लोग लगा दें इनके साथ एक अदद क्या, हाइड्रोजन। तो ये एक स्केलेटन मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ
कि हमारे पास मोनोसेकेराइड किस तरीके से बनेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दोबारा से मैं आपको एक 5 कार्बन वाले के साथ बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये देखें हमारे पास ये एक एल्डिहाइड वाला बन गया और ये एक कीटोन वाला बन गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने क्या लगाना होता है, हाइड्रोक्सिल, यानी जितने कार्बन बचे उनके साथ क्या लगा दें, हाइड्रोक्सिल लगा दें। ये हाइड्रोक्सिल लग गए इनके साथ, ये भी हाइड्रोक्सिल लगा देते हैं, ये भी हाइड्रोक्सिल लगा देते हैं, ये भी हाइड्रोक्सिल लग गया और ये भी हाइड्रोक्सिल लग गया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे इनके साथ एक एक हाइड्रोजन। तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बचेगा वहाँ वहाँ हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई नहीं लगेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स जो बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं कि मोनोसेकेराइड में हमारे पास हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी ये एक एल्डिहाइड ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साथ में हाइड्रोजन। नीचे आए देखें यहाँ पर एक कीटोन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन। यहाँ पर देखें हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन, यहाँ पर देखें हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना है अब कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होगी। मैंने तो अभी तक आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन नहीं बताई ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज these are the polyhydroxy aldehydes or ketone। ये क्या होते हैं, ये होते हैं these are the polyhydroxy, देखें मैं यहां पर लिख देता हूं these are polyhydroxy aldehydes or ketones। क्या मतलब है इसका, देखें पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखें पॉली है ना, बहुत सारे है ना, 1 2 3 1 2 3, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल लगे हुए हैं ना। सो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, ये वर्ड इधर से निकला है, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, या एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। सो व्हाट, तो हम लोग कहते हैं कि या अगर ये एल्डिहाइड होंगे तो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये देखें एल्डिहाइड, या फिर ये होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो या हमारे पास ये हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो आप यहाँ पर देखें तो ये देखें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो गए। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन आर एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स और इनके बच्चे और इनसे पैदा होने वाले दूसरे कंपाउंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप लोगों ने डिफाइन करना हो तो आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोक्सी, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, देखें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स और इनसे पैदा होने वाले इस तरह के दूसरे कंपाउंड्स। तो आज आप लोगों ने इस पहले लेक्चर के अंदर एक बात समझी कि कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली क्या बोला जाता था, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं, मोनोसेकेराइड क्या हैं, डाइसेकेराइड क्या हैं, पॉलीसेकेराइड क्या हैं, और कार्बन के बॉन्डिंग को समझा आप लोगों ने, और मोनोसेकेराइड को बनाने का तरीका समझा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पता होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी को थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करूंगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इस एल्डिहाइड और कीटोन की जो मैंने यहाँ पर ये बनाया, इसको मैं आप लोगों को दोबारा सही तरीके से समझा दूंगा। ये मैंने जस्ट आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन समझाने के लिए बताया कि व्हाट आर एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स, के आप कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कैसे करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स। सो आज हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करना सीख लिया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।